हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। इसका मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इसके बारे में जो जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फाउंडर के बारे में, दूसरे में मैं बीएनबी के बारे में आपको बताने वाला हूं क्या है बाइनेंस कॉइन, और उसके बाद मैं आपको यूज़ केस बताने वाला हूं कि ये कैसे काम आता है और आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन देने वाला हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फाउंडर है, इनके जो फाउंडर है वो है चैंगपेंग ज़ाओ, जो कि 2017 में इन्होंने फाउंड किया था। एक्चुअली इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो 2009 में जब बिटकॉइन रिलीज़ हुआ था, मतलब पहली बार जब क्रिप्टो करेंसीज आया था मार्केट में, तो इनको पता नहीं था, इनको कंफ्यूज थे। तो 2 से 3 साल बाद इन्होंने बिटकॉइन के बारे में बहुत रिसर्च किया था चैंगपेंग ज़ाओ ने। और तो 2000 तो इन्होंने इतना रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करके, बहुत चीज़ें से सेल करके, इन्होंने बाद में कई सारे बिटकॉइन खरीदे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बिटकॉइन खरीदे तो कुछ महीने बाद एक बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था बिटकॉइन में। तो इन्होंने बहुत मनी लूज़ किया था। इसमें इनको घर में बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद इन्होंने अपना रिसर्च ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में कंटिन्यू रखा। तो इन्होंने जब कंटिन्यू रखा तो बाद में बिटकॉइन फिर से पंप हुआ, ऊपर आया, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया था उसके बाद। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने प्रॉफिट गेन किया तो इन्होंने बाद में प्लानिंग किया कि हम कोई एकदम एग्जैक्ट और अच्छा ट्रेडर नहीं है क्रिप्टो करेंसीज का। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर दे। तो इन्होंने अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करी जिसका नाम है बाइनेंस। तो इन्होंने जैसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू की 2017 में, इन्होंने एक बाइनेंस कॉइन भी रिलीज कर दिया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीएनबी होता क्या है। तो बीएनबी कुछ नहीं है, डिजिटल करेंसी है। मतलब आपको इसको फिजिकली आप इसको छू नहीं सकते, इसकी डिजिटली कुछ वैल्यू होती है। बाद में आप इसको सेल करके उसी उसी के वैल्यू जो चल रही होती है उसी का अमाउंट आपको मिल जाता है। सेकंड है ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो ये सेंट्रल कंट्रोल के अंडर नहीं आता है, क्योंकि आज ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलता है, तो सेंट्रलाइज पावर इस पर इन्वॉल्व नहीं हो पाती और एकदम प्राइवेसी पे काम करता है। थर्ड है डिसेंट्रलाइज करेंसी। जैसे मैंने बोला कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसको हैक करना बड़ा मुश्किल है और गवर्नमेंट के अंडर ये बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। चौथा जो है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट। तो ये वर्चुअल करेंसी है, मतलब इसको आप छू नहीं सकते और ये वर्चुअल वॉलेट में ही रहता है। पांचवा जो है, आप इसको कैश के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं कभी भी, जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है यूज केस। तो ये यूज केस इसका क्या है? सबसे पहला ये तो बाइनेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं कि बाइनेंस जो ऐप है जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं, उसका ये नेटिव टोकन है। तो ये नेटिव टोकन यूज किस में आता है? सेकंड पॉइंट में मैंने यूज लिख रखा है कि ये फीस फीस जैसे आप कोई एक्सचेंजेस करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं कोई भी क्रिप्टो के साथ, मतलब खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक फीस लगता है। जैसे आप कोई भी कन्वर्ट कर रहे हैं एक कॉइन से दूसरे कॉइन, या कोई परचेज कर रहे हैं कोई क्रिप्टो, तो उसमें एक फीस लगती है। तो वो इसी के फॉर्म में यूज होता है। तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि द एंटायर इकोसिस्टम इज डिजाइन्ड इन ए वे to support a variety of utilities like trading fees, exchanges fees, listing etc। तो इसमें ट्रेडिंग फीस हो गया, एक्सचेंजेस, उसके बाद फीस, लिस्टिंग, ये सब के लिए कुछ चार्ज लगता है। तो वो इस टोकन के थ्रू वो चार्ज पेमेंट होती है। तो आप इसको किसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं? पीर टू पीर मनी ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, इसमें भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको उसी का ही कॉस्ट, जो वैल्यू होगी उसी वही प्राइस आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट में। उसके बाद अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम टू करेंसी। तो ये अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम की तरह भी यूज करता है, मतलब आता है करेंसी में। जैसे अभी इंडियन करेंसी आईएनआर, वो उसकी वो इंडियन के अंडर कंट्रोल में है, लेकिन ये वाला जो है ये किसी कंट्रोल में नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में है। तो ये अल्टरनेट वे में भी यूज करते हैं इसको। अब सिक्स पॉइंट जो है, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 25,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं इसका कितनी तगड़ी वैल्यू है। अब मैक्स सप्लाई, इसका मैक्स सप्लाई आप देख सकते हैं कि लिमिटेड है। मतलब इसके जो मैक्स सप्लाई है इसमें, सॉरी मैंने पहले रुपीज़ लगा दिया, लेकिन एक्चुअली रुपीज़ नहीं है इसमें। टोटल मैक्स सप्लाई 2000 लाख के करीब है। मतलब आप इसमें काउंट कर सकते हैं 20 करोड़ के करीब।
तो 20 करोड़ के करीब अगर बीएनबी है तो आप सोच सकते हैं कि लिमिटेड सप्लाई है, तो फ्यूचर में इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी जा सकती है, लेकिन इसका यूज़ केस जो है वो लिमिटेड है। और 8वां नंबर जो है, इनको लाइसेंस मिल रखा है 100 प्लस कंट्री से, तो आप देख सकते हो एकदम बहुत इसने तगड़ा होल्ड कर रखा है अपने ट्रेडिंग वर्ल्ड में। इनका भी तगड़ा होल्ड है और ये वर्ल्ड में अभी नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। एसेसिबिलिटी और लिक्विडिटी इसमें रहती है। तो एसेसिबिलिटी और लिक्विडिटी मतलब आप कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट करके अपने बैंक में डाल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट ले लिया और फिर कुछ दिन वेट करे और आपने फिर उसको बेचने के लिए फिर सेल में डाल रखा है, फिर कुछ दिन वेट करो, फिर टैक्स पे करो, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इंस्टेंट आपको पैसे मिल जाते हैं जैसे आप सेल करते हैं, लेकिन अब टैक्स इंडिया वाले ने भी लगा दी है 30%। दूसरा हो गया यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यूज़र एनोनिमिटी तो रहता है ही है। यूज़र एनोनिमिटी मतलब जब ट्रांजैक्शन होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो पता तो चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किसने किया, ये पता नहीं चलता, तो एनोनिमस रहता है। तीसरा इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी। तो इसका प्रोज तो है ही, ये सेंट्रल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट है। अब चौथा जो है, ये हाई रिटर्न पोटेंशियल, इसके हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहता ही है। अब कॉन्स में क्या आता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल इसलिए रहता है क्योंकि आप देखते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी आप 25,000 है, कल देखोगे 30,000 35,000 रुपये भी हो सकता है और 20,000 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसका बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं है, एकदम डिसेंट्रलाइज वे में काम कर रहा है। तो कॉन्स क्या है, चांस ऑफ गेटिंग हैक, नॉट द टोकन ओनली द प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है कि इसका जो वैल्यू है ना, ये टोकन का वैल्यू जो जैसे ये है 25,000 रुपये, तो अभी 25,000 रुपये, अभी जैसे बाइनेंस प्लेटफॉर्म में सब कुछ सही चल रहा है। अब मान लो कोई एक बंदा आ गया, वो चलो बाइनेंस कॉइन को तो हैक नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कॉइन हैक नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो क्लाउड सिस्टम है, मतलब उनका जो एक्सेस प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, अगर किसी ने वो हैक कर दिया और कुछ चोरी करके ले गया बिटकॉइन और वो वर्चुअल जो करेंसीज है, अभी रिसेंटली हुआ भी था, आप न्यूज़ सुनोगे, तो वो उससे क्या होता है कि जैसे इस पे कुछ चोरी चारी होती है, चोरी चकारी होती है, तो जो वैल्यू है ना इसका, जो बीएनबी का जो वैल्यू है, मतलब बाइनेंस टोकन का, इसका वैल्यू भी नीचे जाता है। तो ये इनडायरेक्टली या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कनेक्टेड है आपके बाइनेंस प्लेटफॉर्म के साथ। अगर उसके साथ कुछ होता है तो ये कॉइन भी क्रैश करेगा, और तो इसीलिए इसमें हैक है, हैक के बहुत चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी रिसेंटली भी हुआ था और ये क्रैश भी हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को ठीक कर भी लिया था। 2 है वोलेटिलिटी, सेकंड पॉइंट में वोलेटिलिटी तो रहता ही है ऊपर नीचे। चांस ऑफ शटडाउन बिकॉज ऑफ नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, एग्जांपल एफटीएक्स टोकन। तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। अब मान लो कि भाई इनके जो फाउंडर है अचानक से बोलेंगे कि भाई अब तो बहुत पैसे कमा लिए, जितने पैसे हैं इसको मैं बंद बांध करके सब कुछ बेच बाच के चले आता हूँ, अपना छुट्टी मनाता हूँ बाहर कहीं। तो ये सब चीज़ें करके, भाई गवर्नमेंट का तो रेगुलेशन नहीं है, अगर पैसा वैसा लेके भाग गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली आपने देखो सुना होगा एफटीएक्स के बारे में, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट मतलब अच्छा क्रिप्टो ट्रेडिंग था, सेकंड, तो इतना बड़ा होके भी क्रैश हो गया। उसकी वैल्यू कितनी ऊंची थी, 2,000-3,000 रुपये तक का थी, क्रैश होके भी 100 रुपये या ऐसा कुछ आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब उसके साथ भी कितना खराब हुआ, मतलब उसने पंप एंड डंप हो गया वो पूरी तरह से। अब चौथा जो है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जैसे कि आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया कुछ बीएनबी का टोकन, तो वापस नहीं आ सकते, वो गया गया, आपने जिसको पे कर दिया, तो ये कभी भी वापस नहीं आ सकते। अब गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे हमको क्या पता, हम तो इसके ये रेगुलेटेड ही नहीं है, हमारे अंडर ही नहीं आते। अब पाँचवें लिमिटेड यूज़ है ही। अब आप कहीं छोटी मोटी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, तो अब ये थोड़ा ना कि आप बीएनबी के टोकन उनको देंगे, जैसे 25,000 रुपये, छोटी मोटी चीज़ें, पान खरीदने जा रहे हैं, मोमोज खरीदने जा रहे हैं, तो ये कॉस्ट भी इतना ज़्यादा है। मतलब ऐसे तो आप दे नहीं सकते कि चलो हाँ, बड़ी बड़े रियल स्टेट में आप कर रहे हैं तो आप इसके साथ डीलिंग कर सकते हैं, कोई बड़े बड़े डीलिंग हो रही है, जैसे कार खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में इसमें नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये वॉलेटाइल भी है, कॉस्ट इसका बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो आप इसको अभी लिमिटेड यूज़ रह रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटी तो रह रही है छठे पॉइंट में। क्रिमिनल एक्टिविटी, वेपन लोग खरीद लेते हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं वो वेपन खरीद लेते हैं इसके ट्रांजेक्शन के थ्रू। नाम वाम तो पता नहीं चलता, बस पता चलता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है,
तो इससे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। तो अब सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें, कि इसको खरीदें या ना खरीदें, इसको लें या ना लें। देखिए, क्रिप्टो फ्यूचर है, क्रिप्टो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात है, इन एक्सचेंजेस पे हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं FTX टोकन जो था अभी क्रैश हुआ। FTX वालों का जो था वो नंबर 2, वर्ल्ड का नंबर 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था क्रिप्टो का, और वो क्रैश हो गया अचानक। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो वजीर एक्स का भी दिवाला निकल गया, गवर्नमेंट ने उसको कितना जकड़ दिया है पूरी तरह से। उसकी टोकन की वैल्यू थी 170 या 200 रुपये के करीब, और अब वैल्यू है 10 या 9 रुपये। और अभी तो 97 से 98% उसकी ट्रेडिंग हट गई है, क्योंकि इंडिया पे टैक्स 30% लगा दिया, और ऊपर से उस पर 60 से 70 करोड़ का चार्ज भी लगा दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इससे अचानक ये सारे डूब गए। तो इनके डूबने से इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए, क्रिप्टो भी थोड़ा डूबता है जब इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना नहीं डूबेगा दूसरे कॉइन्स, लेकिन जितना ये डूबेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि चलो, एक तो भाई अचानक से इन पे कोई केस हो गया, गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं है, इसने डिसाइड कर दिया, चला गया, वो चलो ठीक है। दूसरी बात भी तो एक लेजिट है कि अगर इनके वैलेट, इनके सिस्टम को किसने हैक कर दिया, इनके जो सिस्टम है, क्लाउड सिस्टम है, किसने हैक कर दिया और आपके सारे बिटकॉइन कोई ले गया चुरा के, तो ये इससे क्या होगा कि इनकी जो वैल्यू है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू 25,000, ये बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि न्यूज़ बाहर आ जाएगी कि इनके वॉलेट भी हैक हो जाते हैं, इनका सिस्टम सिक्योर नहीं है, इनका प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, और गवर्नमेंट से तो रेगुलेटेड है नहीं, तो रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट तो देख नहीं रही है। जैसे अभी इंडिया के स्टॉक मार्केट में सेबी देख रही है, तो कुछ भी घपला होता है म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में, तो सेबी उसको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पूरे हाथ खड़े कर रखे हैं। तो ये एकदम रिस्की है, मतलब जो इस पे इन्वेस्टमेंट करना रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका फंडामेंटल कुछ है नहीं। फंडामेंटल है, सिर्फ ट्रेडिंग में यूज़ होता है। अगर फ्यूचर में ये बंदा कुछ घपला नहीं करता है, ये जो चैंगपेंग ज़ाओ, ये घपला नहीं करता है, प्लस इसके वैलेट या इसके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई हैकिंग नहीं होती है, तो डेफिनेटली ये कॉइन बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी से ही बहुत ऊपर जा चुका है और इसके आसपास कुछ नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मैंने जो देखा है, इसके जो ट्वीटिंग करते हैं इनके जो फाउंडर है, ये एकदम टारगेट करते हैं सारे क्रिप्टो के CEO को, क्रिप्टो के ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है ना, उनके सारे CEO को टारगेट करते हैं। FTX को इन्होंने टारगेट किया, फिर अभी इंडिया के जो वजीर एक्स है उनको टारगेट किया। पहले इन्होंने उनको सपोर्ट किया था, आप उनके फोटोज़ भी देख सकते हैं बहुत सारे इंटरनेट में, कि ये सपोर्ट करते हैं, और बाद में जब टाइम ख़राब आता है तो उसको टारगेट करके उसको पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री से ही निकाल देते हैं। तो ये जो रेडिकल मूवमेंट ले रहे हैं, और इससे क्रिप्टो भी डाउन जा रहा है, क्रिप्टो की रेपुटेशन डाउन जा रही है। अब जैसे FTX हो गया, आपका वजीर एक्स हो गया, ये सब नीचे जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट जीतने में कितनी मेहनत करी थी, और जब ये भी रगड़ा लगा देते हैं और ऊपर से गवर्नमेंट भी रगड़ा लगा देता है, तो ये पूरे नीचे ही चले जाते हैं। तो इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी नाम खराब हो रहा है, कि भाई बहुत करप्शन चल रहा है। तो अब डिपेंड करता है इस पे, आप इस पे वो करते हैं कि नहीं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसका जो सप्लाई है ना, मैक्स सप्लाई, वो लिमिटेड है। तो अगर इनके फाउंडर कुछ खराब ना निकला, मतलब सही से इसने चलाया, हैक नहीं हुआ, सब कुछ बेच बाच के भाग नहीं गया, तो एकदम बहुत ऊपर जाएगा ये बाइनेंस, क्योंकि अभी कोई भी एक्सचेंज इसके आसपास नहीं है, और 100+ कंट्रीज में लाइसेंस दे रखा है इसको। तो डेफिनेटली आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम करिए, बहुत ही कम। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकॉइन, इथेरियम या कोई दूसरे जो बेस है उस पर आप कर सकते हैं, और उसको हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं, और ना कि क्लाउड या ऑनलाइन या फिर BNB में, प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये कभी भी भाग जाएंगे और आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। तो आप बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आप जिसका टेक्निकल यूज केस रहे और टेक्नोलॉजिकल आगे बढ़े, उसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हार्डवेयर वैलेट ज़रूर ट्राई करिएगा। सो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है,
ये ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।